नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है न्याय ऊपर वालों का। माँ, इस घर में रहना है तो हमारी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, वरना अपना ठिकाना कहीं और देख लो। मैं दिन रात मेहनत किसके लिए करता हूँ, जो मेरे ही परिवार को दोनों टाइम का खाना भी बिना किसी खिचखिच के नहीं मिलता। आपने मेरे घर को समझ क्या रखा है? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो आप जब मन लगा आपने बुढ़िया को घर बुला लिया और मेरी पत्नी से चाय नाश्ते की फरमाइश करती रही। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत किया तो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने में। लक्ष्मी जी का बेटा संदीप फोन पर चिल्ला रहा था। जब मैं खाना खाने बैठी थी, बेटी की ऐसी तीखी बातें सुनकर लक्ष्मी जी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। इसीलिए खाना थाली में ही छोड़कर जब उठने लगी, तब बहू अंजलि तो मानो उनके ऊपर खा जाने वाली रौब लिए तैयार खड़ी थी। उसने शेरनी की तरह गरजते हुए कहा, क्यों माँ जी, जब खाना खाने का मन नहीं था तो पहले ही क्यों नहीं कहा? अब जब खाना खाने बैठ गई हो तो पूरा खाना खाकर ही उठो, वरना कभी खाना नहीं दूंगी। फिर बैठे रहिएगा भूखे प्यासे। बैठे बैठे चारपाई तो तोड़ती रहती हैं और अनाज का नुकसान भी करती रहती हैं। जब खुद दिन रात कमाती ना, तब पता चलता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। चुपचाप बैठकर खाइए, वरना यही खाना कल सुबह भी मिलेगा। चाहे वो खराब हो या अच्छा रहे, आपको खाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी अपनी आंखों में आंसू लिए फिर सारा खाना खाने लगीं। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी जी सोकर उठी तो उन्हें बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आईं। तभी उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, क्या तुम मेरे लिए चाय? अभी लक्ष्मी जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बहू अंजलि उन पर भड़कते हुए बोली, माँ जी, मैं नहाने जा रही हूँ, और ये क्या चाय चाय लगा रखा है दिन भर? बस चाय पी पी कर बर्तन सिंक में इकट्ठा करते रहती हो। पता है कितना साबुन सोडा लगता है बर्तन धोने में? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस पैसे बर्बाद करना है, कर लो। इतना सुनकर लक्ष्मी जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर लक्ष्मी जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगीं। उसमें अपने कुछ कपड़े रखे और उदास मन से अपने पति की तस्वीर उठाया और बोली, कितने नाजों से पाल पूस कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते हुए वहीं रो पड़ी, परंतु फिर सोचने लगी कि नहीं नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपने पति की तस्वीर को अपनी बैग में रखा और अपनी एक सहेली को फ़ोन किया, जो वृद्धा आश्रम में रहती थी। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्धा आश्रम में ही रहना चाहती है। इतनी बात सुनते ही उनकी सहेली कमला जी स्तब्ध रह गई। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। लक्ष्मी जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की किचकिच से परेशान आ गई हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगी, तब उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं, और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर लक्ष्मी जी वृद्धा आश्रम पहुंच गईं। थोड़ी ही समय में उनके वृद्धा आश्रम में बहुत ही सहेलियां बन गई, क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव की महिला थीं। वो सबके साथ हालचाल बांटती और बातें करती। रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करती। धीरे धीरे लक्ष्मी जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से लक्ष्मी जी का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए कहती थी कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए हमने कभी अपना रात दिन एक किया। एक दिन लक्ष्मी जी वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रही थीं। तभी वृद्धा आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धा आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर से कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धा आश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश किया। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 साल के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा ठीक ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धा आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धा आश्रम में आ गई।
लक्ष्मी जी की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे अंदर की तरफ चली गई। तब लक्ष्मी जी के साथ खड़ी एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई, फिर से एक माँ के सपने को चकनाचूर कर दिया गया। लक्ष्मी जी बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। उन्हें लगा कि जैसे वे उस महिला को जानती हैं, लेकिन वे पूरी तरह समझ नहीं पाई कि वो महिला कौन है। अक्सर लक्ष्मी जी से वो महिला अपने पल्लू से क्यों अपने आधे से ज्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी। लक्ष्मी जी ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनके बेटे बहू पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर लक्ष्मी जी वहीं काम करने वाली एक व्यक्ति से शांति देवी को बुलाने के लिए कहती हैं। शांति देवी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही लक्ष्मी जी का बेटा संदीप उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू अंजलि को तो जैसे कांटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। दौड़कर शांति देवी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अंजलि बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई और भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धाश्रम में हो। मैं आपके बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तब भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई, और मैं भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अपनी माँ की बात सुनकर शांति देवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वे लोग वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी ना, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? इतना सुनते ही अंजलि अपनी माँ से लिपट गई। माँ, तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी बेटा? जिस दिन से वृद्धाश्रम में आई, मैं तुम्हारी सास को यहाँ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हें और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए शांति देवी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी तो अपने सास को अपने घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपनी सास को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर अंजलि का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास के साथ कर रही हूँ वो मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी शांति देवी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, अपनी सास से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई अपने सास की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी अंजलि ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तब लक्ष्मी जी और शांति देवी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्धाश्रम में ही रहकर सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मी जी और शांति देवी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे को झेल सके। इतना कहकर लक्ष्मी जी और शांति देवी अपने अपने कमरे में चली गई। अंजलि और संदीप दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि माँ के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज रखा हुआ था, जो शायद वो रहकर भूल गई होगी। जब अंजलि ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उसके माँ ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपनी आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपनी माँ के द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर अंजलि के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर अंजलि अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से। जब संदीप का बेटा गोलू बड़ा हुआ तब वो भी अपने पिता को वैसा ही जवाब देता था जैसा जवाब संदीप अपनी माँ को दिया करता था। लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, तब लक्ष्मी जी उसी समय टहलने के लिए निकली। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया और लक्ष्मी जी ने उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया।
उस समय उनका एक सहेली भी उनके पास आई और बोली, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रही हो और इतनी गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गई हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आई थी, बस मैं आ ही रही थी। खाने के कमरे में बैठने के बाद भी लक्ष्मी जी की नज़र बार बार शांति देवी जी को ढूंढ रही थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहते थे कि वो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? लक्ष्मी जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछती है कि 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वो आज खाना खाने नहीं आई है। क्या उन्होंने बताया वो माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है? परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वो बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। ये सब सुनकर लक्ष्मी जी का मन परेशान हो गया। वो जानना चाहती थी कि आखिर शांति देवी के साथ हुआ क्या है। इसीलिए थोड़ी देर बाद में शांति देवी के पास गई। लक्ष्मी को अपने सामने खड़ा देखकर शांति देवी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? शांति देवी ने कुछ न कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये देखकर लक्ष्मी जी और भी अधिक परेशान हो गई। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है? क्यों बूढ़ों को कोई आत्मसम्मान नहीं होता? अपने ही विचारों में लक्ष्मी जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रही थी कि अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गई। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम के सत्कर्मचारी कहता है, अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी की अभी पट्टी कर देता हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, मामूली सा है, ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए लक्ष्मी जी प्रांगण में ही रखे बेंच पर जाकर बैठ गई। पर कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगी, जब वो बाथरूम से फिसलकर गिर गई थी और उनके पैरों में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू अंजलि उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा संदीप चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकती? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता क्या? जब देखो चोट लगाकर बैठ जाती हो और हमारा काम ही बढ़ाती रहती हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती? पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती हो। उससे इतना भी नहीं बन पाया कि अपनी माँ का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब लक्ष्मी जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा चश्मा ठीक करवा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी सी बात सुनते ही बहू बीच में ही जोर जोर से चिल्ला पड़ी कि बस, चारपाई पर बैठे बैठे खर्चा बढ़ाती रहती है और कोई काम धंधा तो करती नहीं। बस बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब लक्ष्मी जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुकी थी। अपने अतीत में झांकते हुए लक्ष्मी जी अभी अपने विचारों में खोई हुई ही थी, तभी सामने से उनके बुजुर्ग सहेली कमला जी आती हुई दिखाई दी। कमला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी बोली, क्या बात है कमला, आज तो तुम बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी कमला जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि आज वो मुझसे मिलने आने वाला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। कमला जी की बातें सुनकर लक्ष्मी जी कुछ परेशान सी हो गईं और अपनी सहेली से बोली, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रही हो? तभी कमला जी बोली, मैं तो इसी बात से खुश हूं कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सोचने लगी कि ये किस्सा केवल मेरे साथ या शांति देवी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह से अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता। जब तक एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोतियों को याद करके आंखों में आंसू बहाते रहते हैं और बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं।
लक्ष्मी जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए अपना दिल बहलाने के लिए वो कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाया करती। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रही थी, तब उस पर अपने हालात बयां करते हुए उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। लक्ष्मी जी उस समय ठकमका कर बैठ गईं और कागज को मोड़कर अपने हाथ में दबा लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोली, जी बोलिए। लक्ष्मी जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर लक्ष्मी जी हैरान हो गई। साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगी कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गई तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादी दादी कहते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक तो वो मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रही हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला तो कोई है। ओ माँ, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उनके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगी तो आपके पोते को भी बहुत अच्छा लगेगा। तभी लक्ष्मी जी बोली, देखो मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ, पर अब मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहती। उस समय उनका बेटा बोला, माँ आप घर चलिए, वहां आपकी सहेलियां भी पार्टी पर आ रही हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सभी लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपमान से बचने के लिए तुम बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतना महीना से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रही या मर गई हूँ। इतना तो फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतने तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चली गई। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़ के मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि माँ ऐसे नहीं मानेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर लेकर जा सकें और रिश्तेदार के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसीलिए दोनों रोनी सूरत लेकर लक्ष्मी जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, माँ हमें माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है? इतनी बात सुनकर लक्ष्मी जी का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादी, हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर लक्ष्मी जी खुद को रोक नहीं पा रही थी, परंतु दोनों बेटे और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन गोलू ने कहा तो वो घर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगी और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा और बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और पास पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। लक्ष्मी जी की पुरानी सहेलियां आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिली, परंतु लक्ष्मी जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहा था। वो सोच रही थी कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज़ वो देने वाली हैं, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। लक्ष्मी जी अपने घर पर ही रुक गईं। जब अपने कमरे में सोने के लिए गईं तो अपने पति शिवशंकर जी की यादों में खो गईं। आप भी ना जी, 2 रोटियां से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी गर्मा गर्मा सेक रही हूँ, 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं लक्ष्मी, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी अपने पति को? अपने पति को याद करते करते लक्ष्मी जी सोचने लगीं, क्या दिन थे वो, जब हम सब लोग मिलकर कितना खुश रहते थे और बहू भी आगे पीछे करती थी, और अब उसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटा से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वो काम करने में भी हर्जा नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की।
अपने पति की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंखें लग गईं, पता ही नहीं चला। सुबह जब सोकर उठी तो देखा बेटे बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू अंजलि बोली, चलिए माँ जी, तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए अंजलि के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं माँ जी हमेशा के लिए ही रुकने का ही मन तो नहीं बना रही हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना है, यही उचित होगा। लक्ष्मी जी उन्हें देखकर हैरान थी और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसीलिए वो भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगती हैं, वो देखती हैं कि उनकी बहू अंजलि के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोचने लगी, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगी उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। लक्ष्मी जी ऐसा सोचते हुए गाड़ी में बैठ जाती हैं। एक पल को अपने घर को निहारती हैं, फिर सोचती हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगी। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ और अपनी मनपसंद का काम करती हूँ, किसी की किचकिच नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर सामने खड़े हो गए। लक्ष्मी जी भी कार से निकली और अंदर जाने लगी। जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर अपने बेटी बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी लक्ष्मी जी की आवाज सुनकर रुक गए। और जब संदीप या अंजलि उसे समझाते कि हमने अपना खून पसीना एक करके तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसकी कदर किया करो, तो वो कहता, ये तो हर माता पिता का फर्ज है, आप लोगों ने कौन सा अलग कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि गोलू को विदेश में नौकरी लगने के लिए संदीप ने अपना वो घर भी बेच दिया, ये सोचकर कि उनका बेटा अच्छा पैसा कमाने लगेगा तो उन्हें सुखपूर्वक रखेगा। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वो एक बार विदेश गया तो दोबारा अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए भी नहीं आया। उसने विदेश में ही एक भारतीय लड़की से शादी कर लिया और अपने से दादी और नानी को वहीं ले जाकर उनकी खूब सेवा की। इधर जब संदीप के पास किराए के पैसे देने के लिए नहीं थे तो उसके मकान मालिक ने उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उस दिन संदीप को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब ये दोनों भटकते भटकते उस वृद्धाश्रम में पहुंचे और अपने माता पिता के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनका पोता गोलू उन्हें अपने साथ विदेश में लेके चला गया। अब वो हर सप्ताह वीडियो कॉलिंग में हमसे बातें करते हैं। संदीप और अंजलि को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। अब लक्ष्मी जी और शांति देवी जी ने सप्ताह के आखिरी दिन रविवार के दिन जब गोलू की छुट्टी थी वीडियो कॉलिंग किया तो उसमें अपने बेटे बहू और बेटी दामाद को देखकर और गोलू अपने माँ बाप को देखकर दंग रह गया। उधर अपने बेटे को देखकर संदीप और अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा ये तो समय का पहिया है, घूमता रहता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम भी सुखपूर्वक रहो अपने असली उम्र में, अपनी असली घर में। हम तो अपने पोते और पोते बहू के साथ बहुत खुश हैं, कहकर फोन काट दिया। संदीप और अंजलि एक दूसरे के आंसू पोंछने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।